वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लुबना मुश्ताक वोरा है। मैं ब्रेस्ट सर्जन हूँ आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल अक्टूबर के महीने में हम ब्रेस्ट कैंसर आगाही के मुतालिक कोई ना कोई डिस्कशंस, फेसबुक सेशंस या कोई ना कोई बात ज़रूर कर रहे होते हैं। इस साल भी इसी तरह ही कुछ अरेंजमेंट है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है इस दफ़ा, क्योंकि इस साल हम जब कैंसर डायग्नोज्ड होने लगे या कैंसर हो जाए तो उस जर्नी के मुतालिक बात करेंगे। और इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जब भी मरीज़ को कैंसर डायग्नोज्ड होता है, उसके इलाज में, उसकी केयर में। और हमेशा मरीज़ों को ये सवाल होता है कि इतने सारे डॉक्टर क्यों एक के बाद जा रहे हैं, हम इनसे क्या टेस्ट करवाएंगे या ये इनसे क्या इलाज होगा। हमें लगता है ये कि बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ इस पूरी जर्नी को समझे, और ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उसकी केयर करने वाले भी। दुनिया भर में जैसे कहा जाता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर के इलाज में, ताकि उसका आउटकम बेहतर से बेहतरीन निकल सके। तो इसी लिहाज से आज हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ब्रेस्ट केयर नर्स मौजूद हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं और जेनेटिक काउंसलर मौजूद हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन जब हमसे सवाल करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि उनका रोल इस पूरी जर्नी में कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अनम से। जब भी पेशेंट आता है और उसको कोई गिल्टी महसूस हो, और अगर सर्जन को ये लग रहा हो या ऑन्कोलॉजिस्ट को ये लग रहा हो कि ये गिल्टी कैंसर की हो सकती है, तो हमेशा वो चाहता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, फ़र्दर उसके बारे में मालूमात हासिल करे और कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। यूजली ये टेस्ट मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से शुरू होते हैं। तो अनम हमें बताएंगी इस बारे में कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड से क्या फ़ायदा होता है। जी अनम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लबना। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाए। अगर उसको ब्रेस्ट में कोई गुठली महसूस हो रही है या ब्रेस्ट से रिलेटेड और कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो उसका एक डिटेल्ड मैमोग्राम होता है जिसको डायग्नोस्टिक मैमोग्राम कहते हैं, तो उसको वो करवाना चाहिए। इनिशियली स्टार्ट मैमोग्राम से होता है। मैमोग्राम को रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है, उसको देखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है कि फ़र्दर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है या आगे बायोप्सी करने की नीड पड़ेगी। जैसे अनम आपने कहा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया स्क्रीनिंग के बारे में। बहुत कॉमनली मिथ्स हैं लोगों के कि मैमोग्राम करवाने से कैंसर हो जाएगा, इसलिए वो स्क्रीनिंग नहीं करवाते कि हर साल 2 साल पे क्यों मैमोग्राम करवाएं। और ये बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्यों ना करवा लिया जाए स्क्रीनिंग के लिए। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ें होती हैं जो पकड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैमोग्राम में पकड़ी जा सकती हैं। मैमोग्राम में जो डोज़ इन्वॉल्व होती है रेडिएशन की, वो बहुत ही मामूली डोज़ होती है, और ये जनरल पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि उनको ये बात पता हो कि वो डोज़ इतनी होती है जितनी आप एक लॉन्ग लेग फ़्लाइट लेते हैं, जितनी रेडिएशन आपको उस फ्लाइट में मिलेगी उतनी ही एक मैमोग्राम में मिलती है। तो बहुत मामूली डोज़ रेडिएशन की इन्वॉल्व होती है मैमोग्राम में, और जो एबनॉर्मैलिटीज़ हम मैमोग्राम में पकड़ सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड में पकड़नी पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम ज़रूरी होता है। सही। दूसरा सवाल, हमेशा मरीज़ों के साथ ये ज़रूर हमारी जब भी इंटरेक्शंस होते हैं और हम स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक की बात कर रहे होते हैं, तो पेशेंट्स हमेशा ये सवाल करते हैं कि कुछ सेंटर्स ही क्यों इसके लिए आप रिकग्नाइज़ करते हैं मैमोग्राम करने के लिए या अल्ट्रासाउंड करने के लिए। और हमारा जवाब ये होता है कि अल्ट्रासाउंड डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट जो लोग हैं रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो सब ब्रेस्ट को पढ़ नहीं सकते। तो क्या ये सही हम एडवाइस कर रहे होते हैं? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मैमोग्राम रीड करने के लिए और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक की ज़रूरत होती है। सारे रेडियोलॉजिस्ट भी मैमोग्राम रिपोर्ट नहीं कर सकते और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट नहीं कर सकते। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी है। तो जनरली डिफरेंट सेंटर्स में मैमोग्राम हो रहे होते हैं या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हो रहे होते हैं, वो हर एबनॉर्मैलिटी को करेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते और पिक नहीं कर सकते जो एक स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट पिक कर सकता है। क्योंकि बहुत कॉमनली हम लोग ये जब बात कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ या जनरल पॉपुलेशन जब स्क्रीनिंग के लिए आती है कि कैंसर डायग्नोज होने जा रहा है और हमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें वो ख़दो खाल उस शक्ल में रिपोर्ट में चाहिए, उसके बगैर हमारे डिसीशंस नहीं हो पाएंगे, या डिसीशंस जो है वो लैक करते हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से, उन रिपोर्ट्स की वजह से, एरर्स की वजह से, और रिपीट करवाना पड़ता है।
तो आपने जैसे कहा कि वो हर कोई इसमें ट्रेन नहीं है और हर कोई इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। अगला सवाल ये आता है जब हम बायोप्सी के मुतालिक बात करते हैं, जो कि मेरा सवाल सबसे है, डॉक्टर यास्मीन से भी होगा, आई एम श्योर आप भी ये चीज़ फेस करती होंगी। जैसे ही पेशेंट को बायोप्सी लिख के दी जाए, उसका ये ख्याल होता है कि बस अब तो इसके बाद जो है वो कैंसर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, या वो ये जब उनसे कहा जाए कि अल्ट्रासाउंड की मदद से, उसकी गाइडेंस से बायोप्सी होगी, तो उनका शायद ये ख्याल होता है कि कैंसर इतना पेवस्त हो गया है छाती में कि अब डॉक्टर बजाते खुद क्लिनिक में बायोप्सी नहीं कर सकता है और अल्ट्रासाउंड वाले उस पूरे ट्रैक से जाते हुए और बायोप्सी करेंगे और शायद उस पूरे ट्रैक में कैंसर ना फैल जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये तो बिल्कुल एक मिथ है। बायोप्सी डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए टिश्यू सैंपल निकालना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम उन छोटे छोटे लीजन्स की भी बायोप्सी कर सकते हैं जो एक आपका डॉक्टर फील नहीं कर सकता या देख नहीं सकता है, जो आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नज़र आ रहे हैं। अगर वो भी बहुत छोटा है, उसी उस पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड या मैमो गाइडेड बायोप्सी हो सकती है और फिर फर्दर बहुत बेहतर ट्रीटमेंट हो सकती है। मैं इसी बात को आगे लेके चलूँगी डॉक्टर लुबना कि बायोप्सी तशख़ीस के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा अब हमारी मॉडर्न साइंस में जो इस वक्त हम जो तरीका इलाज है, हमें टाइप ऑफ कैंसर पता होना भी ज़रूरी है। सो ब्रेस्ट कैंसर, हर छाती का कैंसर एक तरीके से इलाज नहीं होता। अब ब्रॉडर अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन लें तो 5 बेसिक मॉलिक्यूलर सब टाइप्स के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और हर एक का इलाज का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ में पहले ऑपरेशन करना होता है, कुछ में पहले कुछ मखसूस अद्वियात दे के उनको छोटा करके और बाद में वो अद्वियात ऑपरेशन के बाद भी जारी रहती हैं। अगर हमें टाइप नहीं पता होगी तो हम सही तरीके से उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। ये बहुत से पेशेंट्स हमें दूसरे मरीज़ों के, अपने रिश्तेदारों की मिसाल भी देते हैं कि उन पेशेंट को टैबलेट से इलाज हुआ था और हमें कीमोथेरेपी दी जा रही है। उसकी वजह ये होती है कि एक 3 टेस्ट होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2 न्यू, जिसको हम यूजुअली ERPR HER2 कहते हैं। ये हर टिश्यू जो बायोप्सी हुई भी होती है उसके ऊपर टेस्ट लगाना ज़रूरी है और इनके अगर ERPR पॉजिटिव नहीं है तो आपकी वो टैबलेट्स काम नहीं करेंगी। तरीका इलाज में कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी का होना ज़रूरी होगा, तो इसलिए भी बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मर्ज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और एकदम उसकी शिद्दत में इजाफा होता है, तो एट टाइम्स लोग उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि बायोप्सी हुई है और उसकी वजह से बढ़ा है, तो उसका इससे, जैसे कि डॉक्टर अनम ने कहा, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये जर्नी है, तो जर्नी जब स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली हमें कुछ इमेजिंग्स चाहिए होती हैं, बायोप्सी चाहिए होती है। उस बायोप्सी से हम डायग्नोस्ट कर रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये कैंसर है, और उसके बाद ऑब्वियसली पेशेंट से बात की जाती है उस लीगल एथिकल कॉन्फर्मेशन के बाद कि ये अब डिज़ीज़ है और इसको स्टेज करने की ज़रूरत होगी। तो यास्मीन, आप कुछ स्टेज के बारे में बात करना चाहेंगी? जी, सो बेसिकली अगर हम स्टेज की बात, तो 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो लोग हर स्टेज पे तरीका, स्टेज 1 to 3 का इलाज मुख्तलिफ होता है और स्टेज 4 का तरीका इलाज मुख्तलिफ होता है। सो आपका इलाज डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है जो आपने बायोप्सी से देखी, ERPR और HER2 रिसेप्टर क्या है, और आपकी स्टेज क्या है, आपकी एज क्या है, माहवारी ख़त्म हो गई है, माहवारी अभी जारी है आपकी। इसके अलावा पेशेंट की कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अगर अमराज हैं, तो ये सब जो आपकी मिला के सब अफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन को या आपके फ़ैसले को, जो आप पेशेंट का इलाज डिसाइड करते हैं। सो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। स्टेजिंग में अगर तो थोड़ा सा बड़ा ट्यूमर है या बगल में गुदूद या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी आ गए हैं, तो आपको यूजुअली कंप्लीट स्टेजिंग, उसमें CT, आपका सीने का CT, जिसको CT चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, कंप्लीट CT स्कैन भी कराना होता है और उसके साथ बोन स्कैन भी कराना होता है, जिससे पता लगता है कि आपका कैंसर छाती तक और बगल तक महदूद है या जिस्म के किसी और हिस्से में भी फैल गया है। डॉक्टर लुबना, ये भी बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर की अब इतनी अच्छी अद्वियात आ गई हैं कि यूजुअली स्टेज 4 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डेथ पेनल्टी। लोग समझते हैं कि ये मौत का परवाना है अगर स्टेज 4 तशख़ीस हो गया। हमारे बहुत से पेशेंट्स अच्छी अद्वियात के साथ वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं,
5 साल से 6 साल से ज़्यादा बहुत से पेशेंट्स को हो गए हैं जो कि स्टेज 4 होने के बावजूद ट्रीटमेंट के ऊपर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चल रही है। स्टेज 4 के कैंसर्स में यूजुअली ऑपरेशन का रोल नहीं होता। स्टेज 1 to 3 में ऑपरेशन का रोल होता है। स्टेज 4 में हम सिर्फ तब ऑपरेशन के लिए भेजते हैं जब अगर ज़ख़म बहुत बढ़ जाए और ज़ख़म से पस आ रही हो, वो किसी तरीके से अद्वियात से ठीक ना हो रही हो, या पूरी बॉडी में हर जगह कैंसर बिल्कुल स्टेबल है, कहीं और बीमारी के असरात नहीं है और छाती का कैंसर बढ़ रहा है। इसके अलावा स्टेज 4 में सर्जरी का रोल नहीं होता, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स उसमें भी इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा उसमें ऑपरेशन कर दिया जाए, आप अद्वियात के ऊपर सारी ज़िंदगी क्यों रख रहे हैं हमें। सही। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टेज कर रहे होते हैं तो स्टेज से हमें पता चल जाता है टेस्ट करवाने से। वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हो सकते हैं जो आपका ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस करेगा, मे बी CT स्कैन, मे बी अल्ट्रासाउंड, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये मर्ज़ की स्टेज क्या है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज़ है, गूगल ने बहुत तबाही करी है, इसमें कोई शक नहीं है। मरीज़ बहुत ज़्यादा गूगल को पढ़ के आते हैं और वो ग्रेड और स्टेज में बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं। क्या होता है कि अगर उनकी ग्रेड ट्यूमर की रिपोर्ट में ग्रेड 3 है और आप उनसे जिक्र कर रहे हैं कि आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर है, तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट में तो ग्रेड लिखा हुआ है 3 और आप कह रही हैं स्टेज 1 या 2 है। तो ये भी मरीज़ों के लिए समझने की चीज़ है कि वो ट्यूमर की रिपोर्ट है जिसमें ग्रेडिंग का जिक्र है और स्टेजिंग एक बिल्कुल क्लिनिकल स्टेजिंग एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। तो अब मेरा सवाल, स्टेजिंग के बाद ज़ाहिर जब स्टेजिंग हो रही होती है तो हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं, सर्जन ट्रीटमेंट प्लान कर रहा होता है कि पहले इलाज में क्या देना है, ऑपरेशन किस वक्त होगा, रेडिएशन किस वक्त होगी, कीमो कब देनी है और अगर रिकन्स्ट्रक्शन करनी है तो उसका मरहला क्या है। लेकिन उसी दौरान हम जेनेटिक टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं। पहले पाकिस्तान में हमारे पास ये नहीं कहा जाए 2015-2016 तक ऐसी कोई सर्विसेज बहुत ही वाइडली अवेलेबल नहीं थी, जेनेटिक काउंसलर अवेलेबल नहीं थे, तो ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से हमारे हॉस्पिटल में जेनेटिक काउंसलर फैसिलिटी अवेलेबल हुई है, ये कॉमन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम पेशेंट से अगर वो क्वालिफाई करता है जेनेटिक टेस्टिंग के लिए तो ज़रूर उससे ये डिस्कशन की जाती है कि आप जेनेटिक काउंसलर से मिलें ताकि वो आपको इसके बारे में कुछ समझाए कि क्यों करवाई जाती है, किन लोगों में करवाई जाती है और इसका फ़ायदा क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास जेनेटिक काउंसलर फ़िज़ा अकबर मौजूद हैं, तो फ़िज़ा आप प्लीज़ इसको कुछ हाईलाइट करें इस बारे में। शुक्रिया डॉक्टर लुबना, ये बहुत अहम सवाल है और जैसे कि आपने कहा कि तमाम पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 से 20% ऐसे मजमूई तौर पे कैंसर्स होते हैं जो कि हेरिडेटरी या मौरूसी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। तो हमारी तरफ पेशेंट तब भी आता है जब तक उनके ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन्स को ये ना लगे कि इनका शुमार ऐसे अफराद में हो सकता है कि इनका कैंसर मौरूसी है। तो अक्सर जब पेशेंट्स हम तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जी जेनेटिक्स वालों की तरफ क्यों भेज दिया, ये कैंसर मौरूसी कैसे हो सकता है। तो उनको हम यही बताते हैं कि तमाम पेशेंट्स को हम तक रेफ़र नहीं किया जाता। एक सर्टन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसकी बेसिस पे हम इस चीज़ को का अंदाज़ा लगाते हैं कि किन पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो हम ओवर टेस्ट बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ उन लोगों को टेस्ट करते हैं जिनको उन टेस्ट की ज़रूरत है, जिसमें कुछ पॉइंट्स ये होते हैं कि आपको किस उम्र पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, बेशक फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, तो हमारा एक शुबा ज़्यादा होता है कि आपका कैंसर मौरूसी हो सकता है। या अगर आपको किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और आपकी फैमिली में मौजूद हैं और कैंसर्स, तब हमें एक शुबा होता है कि शायद ये फैमिली में रन करने वाला कैंसर है। या जैसे डॉक्टर यास्मीन ने बोला कि कुछ ट्यूमर सब टाइप्स होती हैं जो ER-PR और HER2 रिसेप्टर स्टेटस होता है, उसमें एकदम कुछ मखसूस ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जिनमें हमें ये शुबा ज़्यादा होता है कि इनका कैंसर हेरिडेटरी हो सकता है। और हेरिडेटरी कैंसर्स के लिए भी अक्सर पेशेंट्स जब हम तक पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अगर उनमें मौरूसी कैंसर डायग्नोज हो जाएगा तो वो कोई बैड न्यूज़ है या उनका कैंसर ट्रीटेबल नहीं है या उनका कैंसर ज़्यादा मुश्किल है ट्रीट करने में। तो हम यही कहते हैं कि अगर
अच्छी स्टेज पे किसी भी तरह का मौरूसी या गैर मौरूसी कैंसर डायग्नोज हो तो हमें वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होता है। जेनेटिक डायग्नोसिस से हमें आगे के मराहिल तय करने में एक बेहतर आगाही मिलती है कि सर्जरी किस नौइयत की होगी, सर्जरी के बाद ही कीमो में क्या कुछ और अद्वियात का इजाफ़ा किया जा सकता है, आगे जाके क्या कोई इजाफी किसी और अज़ा में इन कैंसर्स की शिकायत का ख़दशा है तो उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग से हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से हमें मदद मिल सकती है एक पेशेंट की मैनेजमेंट की थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम केयर जो जैसे हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। सो नबीला, मेरा आपसे ये सवाल है रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं कैंसर डायग्नोसिस की, तो कॉमनली पेशेंट्स के बहुत सारे फियर और कंसर्न हैं जैसे कैंसर डायग्नोस्ड होता है। जैसे ही हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं उनके एक्सप्रेशन से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे, फियर्स बढ़ते जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो क्या ख्याल है आपसे वो किस किस्म की बातें शेयर करते हैं? जी डॉक्टर लुबना, हमारे साथ काफ़ी सारे पेशेंट अपने फेयर्स शेयर करते हैं कि हमारे बाल चले जाएंगे कीमो के बाद, हमारी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी। तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बालों के लिए आजकल कूलिंग कैप भी आई हुई हैं, तो और ब्रेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रेस्ट रिमूव किया जाए। काफ़ी मुख्तलिफ सर्जरीज़ आ गई है जिसमें आपका ब्रेस्ट सेफ हो सकता है, और इम्प्लांट सर्जरीज़ भी हैं हमारे पास अवेलेबल, तो उसके लिए हम उनको गाइड करते हैं। और फिर ये भी है कि हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी अवेलेबल हैं जो कि अगर आप ब्रेस्ट रिमूव हो भी गया है तो वो पेशेंट्स बिल्कुल। और मैं इसमें कहूँगी कि नबीला और हमारी पूरी टीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट तो उस वक्त या कंसल्टेंट उस वक्त वो साइजेस नहीं ले रहा होता या नहीं देख रहा होता, लेकिन हमारी पूरी जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि ये बैठा के उनकी ब्रेजर्स के साइज़ लेना, उनको बेस्ट प्रोसेसेस देना जो कि फिटेड हो उनके लिए। ये सारी जॉब्स हमारी नर्सेज इंक्लूडिंग नबीला कर रही होती हैं। तो नबीला कुछ बताना चाहेंगी इस बारे में जब पेशेंट आप डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस के बारे में? जी, हम पेशेंट को काफ़ी हद तक गाइड करते हैं और उनको ऐसी चीज़ें भी बताते हैं कि वो खुद से भी बना सके जो नहीं बाय कर सकते हैं, और उनको हम पूरी जैसे सिलिकॉन है उनके हवाले से भी गाइड करते हैं कि वो बाहर जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगेगा पार्टीज़ में जाना या शादी में जाना। तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी ब्रा के अंदर रख के पहन सकते हैं। सही। तो जैसे हमने कहा कि ये तो ये जर्नी अब सर्जरी तक चल पड़ी है, कीमो के बारे में हमने कुछ मालूमात करी। कीमो के फेयर्स बहुत हैं, पेशेंट्स की जब बात की जाती है तो कीमोस के फेयर्स हैं कि कीमो से बाल झड़ जाएंगे या कीमो होने के बाद या कीमो लास्ट स्टेज में दी जाती है। डॉक्टर यास्मीन, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्या पेशेंट आपसे ऐसी बातें डिस्कस करते हैं? जी, ये बहुत कॉमन है और इसकी सबसे ज़्यादा वजूहत ये होती है कि उन्होंने जो हेयर से इधर उधर से सुना होता है, वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस उससे खौफज़दा होते हैं। सो हम उनको इसके काउंसल करते हैं और बताते हैं बाल झड़ना, हम कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट थिंग फॉर विच यू शुड गेट वरीड, क्योंकि हम हमारे सारे पेशेंट्स में वक्ती तौर पे बाल जाते हैं और वो मुकम्मल बाल पहले से ज़्यादा अच्छे वापस आ जाते हैं कुछ हफ्तों के अंदर, इलाज मुकम्मल होने के कुछ हफ्तों के अंदर। इसके अलावा आखान इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमारे पास कूलिंग कैप की फैसिलिटी है डे केयर में, जिसके साथ बाल झड़ने के चांसेस बहुत कम मिनिमम होते हैं। कीमोथेरेपी अगर कीमोथेरेपी से पहले कुछ अद्वियात दी जाती हैं और कीमोथेरेपी के बाद कुछ अद्वियात दी जाती हैं जो उसके मुज़िर असरात को मिनिमम करती हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स उसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे हमारा बहुत फोकस होता है। तो अगर हम 100 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उनमें से 95 से 96% मरीज़ों को दाखिले की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सीरियस पेचीदगियाँ नहीं होती। इसके अलावा कीमोथेरेपी से ज़्यादातर अर्ली स्टेज में ज़्यादा दी जाती है। सो अगर ट्यूमर जल्दी पिक हो गया है, छोटा ट्यूमर है और अग्रेसिव नहीं है, सब टाइप अग्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही ना हो, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन के ऊपर बहुत फोकस होता है। अगर आप अपने छाती बचाना चाहते हैं, पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं कराना चाहते, तो भी सर्जन हमारे कोलीग्स हमारे पास रेफ़र करते हैं कि कीमोथेरेपी देके आप उसके ट्यूमर का साइज़ छोटा करें और उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। अगर ऑपरेशन पहले हो गया है तो उसके बाद अगर ट्यूमर साइज़ बड़ा है या लिम्फ नोड या गदूद इन्वॉल्व है तो कीमोथेरेपी देने का मकसद ये होता है कि कैंसर वापस आने के चांसेस कम किए जाएँ, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाए जाएँ।
2 ट्यूमर सब टाइप्स हैं जिनमें ER-PR और HER2 तीनों नेगेटिव होता है, ट्रिपल नेगेटिव जो फिज़ा साहिबा ने भी उसका जिक्र किया था, और एक HER2 पॉजिटिव। ये 2 सब टाइप्स अग्रेसिव होती हैं। तो इसमें 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का ट्यूमर या बगल के गुदूद पॉजिटिव हैं तो हमेशा कीमोथेरेपी और प्लस माइनस इसके साथ टारगेट थेरेपी के साथ इलाज शुरू होना चाहिए और ऑपरेशन बाद में होना चाहिए। तो इससे लॉन्ग टर्म कैंसर कंट्रोल और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, और ये ग्लोबल गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो ये तो कुछ हमने डिस्कशन किया कीमो के बारे में। अब ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि काफ़ी सारे मरीज़ क्वालिफाई करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए भी, और जब ट्रीटमेंट प्लानिंग हो रही होती है तो हम रेडिएशन की बात भी उनको समझाते हैं कि आप रेडिएशन भी होगी। तो सबसे पहला सवाल मरीज़ों का ये होता है डॉक्टर नासिर के रेडिएशन से वज़न तो नहीं गिर जाएगा, हमारी स्किन तो नहीं जल जाएगी, क्या हम ज़िंदगी भर के लिए चूल्हे के सामने नहीं जा सकते? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने यही सारी बातें अपनी सराउंडिंग से सुनी हुई हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? थैंक यू डॉक्टर लुबना, आपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे मुझसे। मैं बारी बारी इनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर यास्मीन ने बात की कि जो आउटकम होता है किसी भी डिज़ीज़ का वो अकॉर्डिंग टू स्टेज होता है। जस्ट एक लेमैन के लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं जानता उसके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि सिर्फ एडवांस्ड स्टेज कैंसर ही नहीं है जो बंदे को मार सकता है, इवन रोड साइड इंजरी भी मार सकती है। तो जिस तरीके से किसी बंदे को रोड साइड इंजरी हुई और उसकी सिर्फ एक खराश आई या एक बोन टूटी उसकी, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसका ऑपरेशन होगा, वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद चलता फिरता नज़र आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी को हेड इंजरी भी हो गई, रोड साइड इंजरी हुई, उसमें हेड इंजरी भी हुई, उसको चेस्ट में रिब्स भी टूट गई, उसकी 2 हड्डियाँ भी टूटी, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो बंदा उसका ऑपरेशन करेगा, उसकी फिक्सिंग करेगा बोन की। लेकिन वो जो पेशेंट है या जो अफेक्टेड बंदा है वो 6 हफ्ते बाद आपको चलता फिरता नज़र नहीं आएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसको मल्टीपल इंजरीज़ हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, ट्रीटमेंट का स्टाइल भी डिफरेंट होगा और उसका आउटकम भी डिफरेंट होगा। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी या किसी भी किस्म का जो कैंसर है वो जितनी अर्ली स्टेज में पिक होगा उतना उसका क्योर रेट ज़्यादा अच्छा है। मसलन अगर T1 है जिसको हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर से छोटी ब्रेस्ट की गिल्टी है तो उसमें पेशेंट का क्योर रेट ऑलमोस्ट 98-99% तक होता है। 5 साल तक हम फॉलोअप करते हैं पेशेंट को और उसके बाद फिर फॉलोअप भी रेगुलरली नहीं करते। हम पेशेंट को ये कह देते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आएँ हमारे पास, अदरवाइज़ रेगुलर फॉलोअप के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ रही रेडिएशन की बात, तो जो अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या जब मैं रेडिएशन ले रही होंगी तो उससे मेरी बॉडी डिसफिगर तो नहीं होगी, जल तो नहीं जाएगा, या मेरी जो रेडिएशन है उससे जो मेरे घर के बच्चे हैं, जो घर के दूसरे अफराद हैं वो तो नहीं मुतासर होंगे। तो हम उनको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक लाइट है, आप जब मशीन पे जाते हैं रेडिएशन वाली मशीन पे तो लाइट हम जब बटन ऑन करते हैं मशीन ऑन हो जाती है और रेडिएशन उसमें से जनरेट होना शुरू हो जाती है और वो पेशेंट को ट्रीट करती है। और जब हम बटन ऑफ़ करते हैं तो उसकी रेडिएशन भी ख़त्म हो जाती है और जब पेशेंट कमरे से अपने रूम से बाहर आती है तो पेशेंट इज़ नो मोर बी ए डेंजर टू एनीबॉडी एल्स। तो इस वजह से जो रेडिएशन का किसी दूसरे घर के फ़र्द को कोई किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इवन उस पर्टिकुलर पेशेंट में उस ख़ास पेशेंट को जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसमें जहाँ पे हमने मार्किंग करके जो फोकस करके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे 2 सेंटीमीटर बाहर ना उसका कोई अच्छा इफेक्ट होगा ना उसका कोई बुरा इफेक्ट होगा। रही बात ये कि स्किन जल जाएगी या नहीं जलेगी, जब किसी पेशेंट की डिज़ीज़ बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में आई और उसकी स्किन इन्वॉल्व थी, स्किन पे ज़ख़म बना हुआ था, तो स्किन हमारा टारगेट है जिसको हमने ट्रीट करना है। तो जब हम स्किन को ट्रीट करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। लेकिन जब किसी पेशेंट की बहुत ही अर्ली स्टेज में डिज़ीज़ पिक होती है और उसमें आप सिर्फ गिल्टी निकाल लेते हैं जिसको हम कहते हैं लम्पेक्टमी की है और फिर हम पूरी ब्रेस्ट को रेडिएट करते हैं, उसमें स्किन हमारा टारगेट नहीं होता, उसमें स्किन से 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ में हम ट्रीट कर रहे होते हैं, स्किन को हम बचा लेते हैं। तो उसमें पेशेंट के स्किन के एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा कलर चेंज होता है लेकिन वो भी 4 से 6 हफ्तों के अंदर ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेडिसिन के ठीक हो जाता है। और जैसे मैंने सवाल किया कि अक्सर मरीज़ों का ये ख्याल होता है कि रेडिएशन होने के बाद शायद वो अपने रूटीन के किचन के काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो तो जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि रेडिएशन के दौरान में सिर्फ आपने खुली धूप में नहीं जाना,
बिल्कुल। उसकी वजह से थोड़े से स्किन के साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेट क्लाइमेट है, बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस वक्त हम उससे कहते हैं कि आप थोड़ा सा धूप में जाने से परहेज़ करें। बाकी घर के कामकाज तो हम जितना पेशेंट या जो मरीज़ा है वो जितना एक्टिव होगी उतना उसको ईजी होगा, पॉजिटिव रहेगी, इतना पॉजिटिव रहेंगी उतना उसको आउटकम अच्छी ट्रीटमेंट रहती है, टॉलरेट करना ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो जैसे इस जर्नी के बारे में हमने बात की और हमने जेनेटिक टेस्टिंग की बात की, तो फ़िज़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, अब चीज़ें एडवांस हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, नई नई मेडिकेशंस आ रही हैं, अब हम जिक्र करते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग में अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो हम कुछ टैबलेट्स एडवाइस कर सकते हैं, उस बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि हेरिडेटरी कैंसर्स हैं क्या, और उनकी ट्रीटमेंट या उनकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बाकी नॉन हेरिडेटरी कैंसर से क्यों डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली हमारी बॉडी में कैंसर से बचाव का निज़ाम मौजूद है, जो ये जीन्स गवर्न कर रही हैं। जीन्स कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं जिनका काम ही है कि हमें कैंसर से बचा सकें। अब उन जीन्स में कभी बहुत ही छोटे अल्फ़ाबेटिकल डीएनए लेवल पे एक तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से वो जीन्स अपना काम ठीक नहीं कर पाती, और जो प्रोटीन जो कैंसर को बचाने का काम कर रही थी वो ठीक तरह नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक खातून में या एक फैमिली के मुख्तलिफ लोगों में उन जीन्स में तब्दीली या म्यूटेशंस के वजह से कुछ कैंसर्स बनाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे कि अक्सर और बेशतर ख़वातीन कहती हैं कि जी हम आपकी तरफ आए हैं क्योंकि हमें BRCA1 या BRCA2 टेस्ट करना है। तो BRCA1 या BRCA2 दो सबसे ज़्यादा वेल अंडरस्टूड जीन्स हैं। हालांकि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हेरिडेटरी कैंसर सिर्फ इन दो जीन्स की वजह से नहीं होता। ये तमाम आप समझ सकते हैं कि एक हायरार्कल ऑर्डर में ये जीन्स काम करती हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लेवल्स पे मैनेजमेंट की एक हायरार्की होती है, तो BRCA1 और BRCA2 सबसे टॉप पे ज़रूर हैं, जिसका मतलब ये कि अगर उनमें तब्दीली आ जाएगी तो आपका लाइफ टाइम रिस्क जो है वो तकरीबन 12% से बढ़ के 80% हो सकता है। और उसी तरह दूसरी दफ़ा वो कैंसर आने का दूसरी साइड ऑफ द ब्रेस्ट में कुछ एक अदाद शुमार के हिसाब से रिस्क होता है, और ओवरीज़ में आने का एक रिस्क होता है। तो उसी तरह से अब एक निज़ाम जो कुदरती तौर पे मौजूद है, जैसे अभी डॉक्टर लुबना ने कहा कि अब ऐसा है कि जितना हम ट्यूमर को बेहतर समझते हैं उतनी ही बेहतर ट्रीटमेंट या मुख्तलिफ कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं। तो उस निज़ाम की जो BRCA1 या 2 की वजह से तब्दीली आ जाती है, अब उसको साइंस एक्सप्लॉइट करती है, और फिर उसी डिफेक्ट को बेहतर समझते हुए वही वाली हम मेडिकेशन देते हैं जो फर्दर उस ट्यूमर पे बेहतर तरह से असर करे। तो वही बात है कि जो मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं उनका मकसद ये है कि हम मर्ज़ को बेहतर समझ सकें ताकि हम बेहतर ट्रीट कर सकें। आम ज़बान में हम इस तरह कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये टेस्ट ये मालूम कर देता है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद है या नहीं, बिल्कुल, बल्कि अगर उसकी वजह से अगर ट्रीटमेंट में कुछ हम तब्दीलियाँ ला सकते हैं और सर्वाइवल आउटकम को बेहतर कर सकते हैं फ्यूचर में, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें और लॉजिकली भी देखें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि जी मेरा कैंसर हेरिडेटरी है वर्सेस नॉन हेरिडेटरी, वो वाली इंफॉर्मेशन जो किसी क्लिनिकल एक्शनेबिलिटी में ट्रांसलेट नहीं करती, उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मकसद ही है कि हम उसके हिसाब से मैनेजमेंट को टेलर कर सकें, इलाज को बेहतर कर सकें। बिल्कुल। अब इसी एसोसिएशन में अगर हम बात करें, जैसे फ़िज़ा ने कहा खातून का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अब कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब मेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो आम तौर पे उनको एडवांस डिजीज़ होती है, और उसकी वजह ही ये है कि वो दिखाते ज़रूर हैं, अब मैमोग्राम होना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है डिफरेंट सेंटर्स में, लेकिन अगर वो किसी मॉलिज के पास गए भी हैं, अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं हैं या उनकी उस इलाके में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैंसर से मुतालिक, तो वो इग्नोर हो जाती हैं कि दाना है, कुछ नहीं है, या ये लोगों का आम ख्याल है कि मर्दों में कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि शरह बहुत कम है औरतों के मुकाबले में, लेकिन हो ज़रूर सकता है, और इसीलिए जब मेल्स को कैंसर होता है तो हम फ़ौरन उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ जेनेटिक काउंसलर से ज़रूर मिलिए, ताकि अगर आप में कोई म्यूटेशन हार्बरिंग हो रही है तो फैमिली को भी हम स्क्रीन करें। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पे डॉक्टर लुबना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमें कैसे कैंसर
हेरिडेटरी कैंसर हो सकता है जब हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री तब है जब मेरी वालदा को या मेरी नानी को ब्रेस्ट कैंसर होगा। हालांकि जेनेटिकली अब एक तरह से रिवायती तौर पे हमारी कल्चरल एफिलिएशन अपने वालिद साहब की फैमिली के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन बायोलॉजिकली या जेनेटिकली वी आर 50% ऑफ आवर मदर्स डीएनए एंड 50% ऑफ आवर फादर्स। तो उसमें ये होता है कि अक्सर और बेशतर अगर वो जीन वालिद से आपकी तरफ मुंतकिल हो रही है तो फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव भी हो सकती है, या कुछ मेल कैंसर्स आपकी फैमिली में हो सकते हैं जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। तो इसीलिए हम इन कैंसर्स को हेरिडेटरी कैंसर सिंड्रोम्स कहते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कैंसर्स का ताल्लुक़ होता है इन जीन्स के साथ, क्योंकि वो जो हमने कैंसर प्रोटेक्शन मशीनरी की बात की उसका निज़ाम ही ऐसे चल रहा है कि वो एक जीन मुख्तलिफ ऑर्गन्स के कैंसर से बचा रही है, और जब वो जीन काम नहीं कर रही तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स का कैंसर रिस्क दे सकती है। इसीलिए जब हमारी तरफ रेफ़र किया जाता है तो जेनेटिक टेस्टिंग से पहले प्री टेस्ट काउंसलिंग का मकसद ही ये होता है कि हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि हम आपकी सामने आपका शजरा नसब बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों साइड ऑफ द फैमिली में बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है मुख्तलिफ कैंसर्स के मुतालिक, ताकि सबसे ऑप्टिमल टेस्ट ऑर्डर किया जा सके, और जब रिजल्ट्स वापस आएँ तो बेहतर तरह से रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की जाए, क्योंकि हर दो लोगों का रिजल्ट जो है जेनेटिक टेस्ट में वो मुख्तलिफ होता है और उनकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती है। डॉक्टर नासिर, आपसे मेरा सवाल है रेडिएशन के मुतालिक ही। रेडिएशन ऑब्वियसली हर स्टेज के मुताबिक, या पेशेंट का ब्रेस्ट निकल गया है या ब्रेस्ट बचा लिया गया है या गदूद की सफाई की गई है या नहीं की गई, ज़रूरत नहीं पड़ी, नेगेटिव इस वजह से उस हिसाब से टेलर की जाती है। तो इस बारे में आप कुछ लोगों को, आम लोगों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि मरीज़ आपस में डिस्कशंस करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब उसको तो 5 दिन की शुआएं लग गई, मुझे पूरे 40 दिन की दे दी आपने, तो ये क्यों है? लगता है मेरा मर्ज़ बहुत शिद्दत वाला था या मेरा सर्वाइवल अच्छा नहीं है इसलिए आपने बहुत शुआएं लगवाई हैं। तो क्या ख्याल है इस बारे में? ये जो अकॉर्डिंग टू स्टेज हमने पेशेंट को ट्रीट करना होता है, और जैसे आपने थोड़ा सा, मैं जब जेनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन कर रही थी तो मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मेल ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है ना वो 1% है। अगर हमारे पास 100 ख़वातीन आती हैं तो एक मेल भी आता है, लाजमी आता है। हमारी प्रैक्टिस की ये ऐसा ही है। तो जो रेडिएशन है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एरिया ट्रीट करना है उसका। मसलन अगर फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट की एक्जिला में लिम्फ नोड्स, बगल में घुटलियों में डिजीज़ नहीं गई हुई तो हम उसको क्यों ट्रीट करेंगे? आपने सर्जिकली उसको ट्रीट कर दिया। और रेडिएशन की 3 एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं जिसके बगैर हमारा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। वो ये होता है कि अगर प्राइमरी ब्रेस्ट की डिजीज़ 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो, या एक्जिला में लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाए, यानी एक्जिला में लिम्फ नोड में डिजीज़ गई हुई हो, या किसी पेशेंट की हमने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की है। तो ये 3 एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं जिसके बगैर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बगैर रेडिएशन दिए हुए मुकम्मल नहीं होता। और अब किसी पेशेंट की अगर ब्रेस्ट को ओनली ट्रीट करना है, हमने एक्जिला नेगेटिव है तो हम सिर्फ ब्रेस्ट को ट्रीट करेंगे। अच्छा, अब 5 वर्सेस 25 वर्सेस 20 दिन की रेडिएशन की आपने बात की, तो वो कुछ ट्रायल्स हैं जो आस्ता आस्ता इवॉल्व हुए हैं। जब हम 99 में अपनी रेजिडेंसी में ट्रेनिंग में थे तो उस वक्त हम 25 दिन की रेडिएशन दिया करते थे। फिर एक सेट ऑफ ट्रायल्स आया जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया 25 दिन की रेडिएशन को 15 दिन की रेडिएशन के साथ। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन की रेडिएशन इज़ नॉट इन्फीरियर टू 25 डेज ऑफ रेडिएशन एंड इट इज़ मोर फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें। और फिर अभी रिसेंटली एक 2011 से 2015 तक ट्रायल हुआ जिसके रिज़ल्ट 2020 में पब्लिश हुए, जिसमें उन्होंने कहा कंपैरिजन किया 15 दिन की रेडिएशन वर्सेस 5 डेज़ की रेडिएशन। तो उन्होंने कहा कि 5 डेज़ की रेडिएशन इज़ नॉट इन्फीरियर टू 15 डेज़ ऑफ रेडिएशन। अब कौन सा पेशेंट है जिसको हमने 15 दिन की रेडिएशन देनी है, कौन सा जिसको हमने 5 डेज़ की रेडिएशन देनी है? तो हमारा जो कट ऑफ लिमिट है वो 40 ईयर 45 ईयर तक होता है। 40 ईयर से यंगर पेशेंट हो तो हम कहते हैं कि हम उसको लेंथी ट्रीटमेंट दें, क्योंकि जो 5 दिन की रेडिएशन का अभी रिज़ल्ट आए वो सिर्फ 5 साल के फॉलोअप के हैं। क्योंकि वो जो पेशेंट हैं जिसकी एज कम है उसने एक लंबी ज़िंदगी अभी जीनी है, तो हमें 10 साल के बाद फॉलोअप का नहीं पता कि उसके कैसे रिज़ल्ट होंगे, कॉस्मेसिस का, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट का। तो जो लेस दैन 40 ईयर्स की ख़वातीन होती हैं उनको हम
15 डेज़ ऑफ रेडिएशन ऑफ़र करते हैं, और जो 60 ईयर की हैं, 55 ईयर, 60, 70 ईयर्स की, उनको हम कंफर्टेबली 5 डेज़ की रेडिएशन भी देते हैं, और वो सेफ़ होते देना। सो अगर हम समराइज़ करें इस पूरी डिस्कशन को, तो हमेशा जब भी एक कैंसर पेशेंट डायग्नोस्ड होता है और आके आपसे डिस्कस कर रहा होता है, तो हमारा हमेशा काउंसलिंग स्टार्ट इस तरह होती है कि ये डिफरेंट पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के, या हथियार हैं जो इस्तेमाल होंगे। अगर आपकी डिज़ीज़ स्टेज 1 से स्टेज 3 के दरमियान है, तो यकीनी तौर पे सर्जरी कॉर्नरस्टोन है इस पूरी ट्रीटमेंट का, जिसमें ज़रूरतन अगर ज़रूरत है स्टेज के मुताबिक या डिज़ीज़ के खदोखाल के मुताबिक, तो ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा, वरना ब्रेस्ट बचाया जा सकता है, ब्रेस्ट को सेव किया जा सकता है, और सिर्फ ट्यूमर के इलाके को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कीमोथेरेपी अगर इंडिकेटेड है तो ज़रूर मिलेगी, रेडिएशन अगर इंडिकेटेड है तो ज़रूर मिलेगी। हार्मोनल थेरेपी अगर जैसे डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि ER/PR पॉजिटिव है, तो आप क्वालिफाई करेंगे उस ट्रीटमेंट के लिए। और टारगेटेड एजेंट्स, जब HER2 न्यू पॉजिटिव हो तो टारगेटेड एजेंट्स की भी बात होती है। तो डॉक्टर यास्मीन, थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर हमें समझाएं कि टारगेटेड एजेंट्स क्या हैं, क्योंकि जब भी इस डिस्कशन में हम पेशेंट से कर रहे होते हैं तो ज़रा सा उनके लिए मुश्किल होता है इसको समझना कि टारगेटेड थेरेपी क्या है। सो देखिए, हर फील्ड में ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवॉल्व हुई है ट्रीटमेंट। आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बीमारी की बढ़ रही है और अद्वियात नई आ रही हैं उसके मुताबिक। अच्छा, उनमें से पहले किसी ज़माने में हर मरीज़ को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था, कीमोथेरेपी से, जिनको साइटोटॉक्सिक एजेंट्स कहते हैं, मतलब वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं, और हर मरीज़ को फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे। अब फिर देखा गया कि मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ कैंसर्स मुख्तलिफ़ अद्वियात से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HER2 एक जैसे ब्रेका एक उन्होंने बताया कि जीन है, प्रोटीन है, एक्सप्रेस करता है, इसी तरीके से HER2 भी एक एलिमेंट है जो कि कैंसर के सख्त होने का बायस बनता है, और वो एक पूरा मॉलिक्यूलर पाथवे है जो अगर HER2 ओवर एक्सप्रेस करेगा या पॉजिटिव होगा तो सिर्फ कीमोथेरेपी देना काफ़ी नहीं होगा, कि कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को किल करेगा, मगर वो पाथवे ब्लॉक नहीं हो रहा होगा। उस पाथवे ब्लॉक करने के लिए स्पेसिफिक HER2 टारगेटेड एजेंट्स या थेरेपीज़ देनी होंगी। तो आपने कीमोथेरेपी भी दी, साथ आपने HER2 टारगेटेड ट्रीटमेंट भी दी, तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैंसर को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके तो उसमें ये होता है कि कुछ अरसे तक ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स दिए जाते हैं, उसके साथ टारगेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन की फर्दर फाइनल पैथोलॉजी की रिपोर्ट को देख के फैसला किया जाता है कि बाकी जो पूरा साल मुकम्मल करना है HER2 टारगेटेड ट्रीटमेंट का, वो कौन सी अद्वियात से करना है। तो ये कुछ उस तरह की कैंसर की अद्वियात में से कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है आउटकम्स पे, या कैंसर क्योर होने पे, या कैंसर वापस आने के रेट्स कम करने में। उनमें से HER2 टारगेटेड एजेंट्स आर वन ऑफ दोज एजेंट्स जिनमें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पेशेंट्स के सर्वाइवल पे और आउटकम्स के ऊपर। HER2 पॉजिटिव बीमारी की अग्रेसिवनेस का आप इस तरह से अंदाज़ा करें कि HER2 पॉजिटिव और ट्रिपल नेगेटिव बीमारी ब्रेन में जाने का भी खदशा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इसका इलाज बाकी अगर HER2 नेगेटिव बीमारी के अंदर 6 महीने का अगर इलाज हो रहा है, तो HER2 पॉजिटिव बीमारी में 1 साल का इलाज होता है। हाँ, मैं और थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि जो जैसे डॉक्टर यास्मीन ने अभी बताया ना कि टारगेटेड ट्रीटमेंट देना है, तो इसका ये मतलब है कि वो जाके बॉडी में कहीं भी अगर कहीं पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स कहीं घूम फिर रहे हैं, तो वो जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होगा वो जाके सिर्फ उन्हीं कैंसर सेल्स को टारगेट करता है, नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट नहीं करता। उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल मुख्तलिफ होती है, ऐसा नहीं होता कि इन टारगेटेड एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मगर उनके मुज़िर असरात कम होते हैं। कीमोथेरेपी से जैसे बाल झड़ते हैं और बहुत इम्यूनिटी लो हो जाती है, टारगेटेड ट्रीटमेंट से ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उनके कुछ कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या कुछ टारगेटेड एजेंट्स हैं जिनके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, टारगेटेड एजेंट्स का रोल ज़्यादा, तो ये तो अर्ली स्टेज कैंसर में स्टेज 1 to 3 में। टारगेटेड ट्रीटमेंट्स का रोल स्टेज 4 में भी है, और स्टेज 4 अब मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट होता है। स्टेज 4 कैंसर्स अगर ER/PR पॉजिटिव कैंसर है, पहले हर ER/PR पॉजिटिव कैंसर को अगर स्टेज 4 हो जाता था तो आप कीमोथेरेपी से ट्रीट करते थे। अब आप ओरल एजेंट्स, इनको सेल साइकिल इनहिबिटर कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, कुछ हो सकता है आपके रिश्तेदारों को दवाएं मिल भी नहीं हो, राइबोसिक्लिब, अबीमासिक्लिब और पैल्बोसिक्लिब,
बहुत से मरीज़ उनको हम ये दवाएं देते हैं तो वो स्टेज 4 होने के बावजूद उनको कीमोथेरेपी की नीड बाज़ औक़ात 3 से 5 साल तक नहीं पड़ती। तो टारगेटेड एजेंट्स का एक तो वो डायरेक्ट उस सेल के ऊपर, उस पाथवे के ऊपर एक्ट करेंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। और ये देखा गया है कि कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के मुकाबले में सर्वाइवल भी बेहतर होता है। इनमें से एक एजेंट, टारगेटेड एजेंट तो ब्रेका पॉजिटिव पेशेंट्स में भी है, ओलापैरिब के, जिनमें तो उसकी जो जेनेटिक टेस्टिंग की इम्प्लिकेशन ना सिर्फ प्रिवेंटिव है बल्कि उसकी इम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट पे भी है। अर्ली स्टेज ट्रिपल नेगेटिव कैंसर अगर होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसमें इलाज मुकम्मल होने के बाद अगर सर्जरी हुई है कीमोथेरेपी के बाद और उसके बावजूद स्टिल वायबल या रेजिडुअल ट्यूमर है तो आप ओलापैरिब की दवा कुछ अरसे तक देते हैं। और अगर स्टेज 4 ब्रेका पॉजिटिव ट्यूमर है तो आप कीमोथेरेपी की जगह ब्रेका टारगेटेड ओरल पिल्स के ऊपर आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होती है। सो अगर हम कंक्लूड करें अपने सेशन को तो मैं कहना चाहूँ कि कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अग्री करेंगे आप सब इस बात से कि पेशेंट अपना मल्टी डिसिप्लिन टीम के साथ इलाज कराए, क्योंकि इसमें डिस्कशंस बहुत आराम से किए जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक ही छत के नीचे सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सब बैठे हैं, तो कोई भी डिस्कशन है किसी रिपोर्ट के मुताबिक, कोई साइड इफ़ेक्ट के लिए या किसी भी पेशेंट के मुताबिक, वो बहुत आसानी से किया जाता है। बहुत आसानी से वो एक दूसरे से मरीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत आसानी से आपकी चीज़ों को सेटल किया जा सकता है अगर कहीं भी कोई मुश्किल या कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अब लोग इस बात को समझें कि साइलो में काम नहीं होता, कैंसर की ट्रीटमेंट साइलो में नहीं हो सकती, इसके लिए ग्रुप्स की ज़रूरत है, टीम्स की ज़रूरत है। सो डॉक्टर नासिर, मेरा एक और सवाल था आपसे। बहुत कॉमनली मरीज़ों को जब लेफ़्ट साइड का कैंसर होता है ब्रेस्ट में और जब उनसे कहा जाता है, ऑब्वियसली जब ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है या स्टेज हो रहा है तो उसी वक्त प्लानिंग हो रही होती है ट्रीटमेंट की और उन्हें बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि आपकी डिजीज़ स्टेज पर है या ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन हो रही है तो रेडिएशन की नीड ज़रूर होगी, ये मस्ट है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब इस तरफ तो दिल है, मेरा दिल डैमेज हो जाएगा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे, क्योंकि हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसको हमने बचाना होता है। ब्रेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करना है और उन ऑर्गन्स को हमने बचाना है। वो ऑर्गन लंग है, फेफड़ा है और दूसरा लेफ़्ट साइड की डिज़ीज़ के लिए हार्ट है, दिल है। तो हमारे पास ऐसी टेक्निक हैं जिससे हम ज़्यादा फोकस करके रेडिएशन देते हैं। इर्द गिर्द के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे रेडिएशन ना होने के बराबर जाती है। और दूसरी एक टेक्निक होती है जो कि जिसको हम कहते हैं डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड। हम पेशेंट को जब क्लिनिक में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड वाले जो पेशेंट हैं उनको हम टीच करते हैं, कोचिंग करते हैं वीडियो फिल्म दिखा के कि आपने इस तरीके से अपना सांस, गहरा सांस अंदर लेके रोकना है और फिर आपने स्टॉप वॉच पे देखना है कितने सेकंड आपने सांस रोका। और उस दौरान में जब सांस रोक, पेट के ऊपर एक छोटी सी डिवाइस रख के हम सीटी स्कैन करते हैं और उसके ऊपर फ्री ब्रीदिंग में भी हम प्लान करते हैं और डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड में भी, यानी गहरा सांस अंदर लेके रोका फिर उसमें भी हम सीटी करते हैं। उन दोनों सीटी स्कैन्स के ऊपर हम अपनी अलग अलग प्लान बना के देखते हैं और उसमें अगर जो सांस अंदर लेके रोकने वाला जो सीटी था उसमें हार्ट की जो डोज़ है वो बेहतर नज़र आ रही है हमें, तो फिर हम ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेंगे उसका। तो इस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली हम हार्ट को बचा लेते हैं। को मैंने बताया कि जैसे 1 सेंटीमीटर बाहर जो हमने रेडिएशन का एरिया डिफाइन किया है उससे बाहर ना कोई अच्छा इफेक्ट होगा ना उसका कोई बैड इफेक्ट होगा। सो इसी कंटिन्यूटी में ना आपसे सवाल होगा, अब जैसे हमने कहा कि कैंसर का इलाज हो गया और पेशेंट को हम लेबल कर देते हैं जब वो क्योर हो जाता है सर्वाइवर, तो सर्वाइवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट उनके जैसे मैमोग्राम हर साल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमसे ये बात पूछते हैं कि आप एक तो दफ़ा तो हमें कैंसर हो गया, अब आप हर साल मैमोग्राम लिख देती हैं तो लगता है कि इस मैमोग्राम से भी कैंसर हो जाएगा। बड़े रिलक्टेंट होते हैं वो, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि इसकी डोज़ बहुत कम है। तो क्या पेशेंट आप लोगों से ये बातें डिस्कस करते हैं कि ये इतना फ्रिक्वेंटली टेस्ट करवाया जा रहा है? सो डॉक्टर लुबना, ये सिर्फ सर्वाइवर नहीं, जो लोग स्क्रीनिंग मैमोग्राम भी हम एनुअली रिकमेंड कर रहे होते हैं आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, तो वो लोग भी बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं बार बार मैमोग्राम करवाने के लिए। तो मैमोग्राम थोड़ा सा तकलीफ़देह अमल लगता है, किसी लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ़देह अमल होता है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि अगर कुछ आ गया तो फिर आगे क्या होगा। तो ये डर पेशेंट का होता है, तो उसके लिए बस यही कह सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
अगर कोई चीज़ निकले, फर्स्टली हर गुठली हर लंप कैंसर नहीं होता, ठीक है, तो आपने टेस्ट करवाना है, अच्छे सेंटर से मैमोग्राम करवाना है और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे अल्ट्रासाउंड करवाना है। प्लस सेकेंडली अगर वो छोटी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे छोटा है लंप, वो पकड़ा जाएगा मैमोग्राम पे, तो आपका इलाज बेहतर और बेहतरीन हो सकता है। अब जैसे हम कह रहे हैं नबीला, हम बात करें इन सारे कैंसर से मुतालिक सर्वाइवर तक बात चली गई है, तो आप कुछ हमें एनलाइटन करेंगी सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में, कुछ अवेलेबल हो आगा खान यूनिवर्सिटी में जिसपे मरीज़ों को कहा जाता है कि वो जाके वहाँ बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, अपनी एंजाइटी को कम कर सकें? जी डॉक्टर लुबना, हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं और हमारे पास ऑन्कोलॉजी साइक ऑन्कोलॉजी मौजूद है जिनकी हेल्प से हम उनको उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। सही। और दूसरा, हमारे यूनिट में हमने हेल्पलाइंस भी रखी हुई हैं बिल्कुल। जिन पे पेशेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं और हम उनको पूरी तरह से आंसर करते हैं। अगर कोई भी क्वायरी होती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। और एडिशनली मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जब कीमो से मुतालिक उनको समझाया जाए या सर्जरी के मुतालिक या रिकन्स्ट्रक्शन से मुतालिक या ब्रेस्ट कंजर्वेशन से मुतालिक और ज़रा सी उनको एप्रीहेंशन हो उस बात को समझने में, तो वो मरीज़ हमारे जो बहुत जो कॉन्सेंट देते हैं और जो बहुत कहना चाहिए कि दे आर रेडी टू टॉक अबाउट इट ओपनली, उनके नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास जो हम पेशेंट्स को दे देते हैं कि आप इनको कॉल कर लें, इनसे डायरेक्टली बात कर लें, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, ताकि आप आपस में बात करके इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि ट्रीटमेंट किस तरह आगे चलने वाला है। तो अगर हम इस पूरे सेशन को कंक्लूड करें तो मैं बहुत इस बात को एंडोर्स करूँगी कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो जिस भी कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है या किसी और तरह का कैंसर है, ज़रूर मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के साथ मिलके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि उसमें डिस्कशंस और डिसीशंस बहुत बेहतर होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, नर्सेज, ये सब आपस में बात करते हैं, जेनेटिक काउंसलर आपस में बात करते हैं, और जब आपस में बात होती है, ट्यूमर बोर्ड में मरीज़ डिस्कस हो रहे होते हैं, जैसे आगा खान में हमारे मरीज़ आम तौर पे कहना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, हम हमेशा उन पेशेंट्स को, हो सकता है सर्जरी से पहले, हो सकता है ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले या सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बीच में कहीं ना कहीं ट्यूमर बोर्ड में ज़रूर डिस्कस करते हैं, ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी लोग कंसेंसस प्लान लेके आगे चलें और उस पेशेंट को ऑफ़र किया जाए। आगा खान यूनिवर्सिटी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैं कहती हूँ, जो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स हैं जो कि ऑफ़र कर रहे हैं इस केयर को। और हमेशा अगर आप दुनिया का डेटा देखें, जितने पेपर पब्लिश्ड हुए हैं या जितना कुछ भी डेटा पब्लिश्ड हुआ है, ये इस बात को एंडोर्स करता है कि जब भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में ट्रीटमेंट होगा, आउटकम बहुत बेहतर होगी उस पेशेंट की, क्योंकि कोई चीज़ भी मुश्किल है मरीज़ के मुतालिक, कॉम्प्लिकेटेड है, मुख्तलिफ है, रेयर है, डिस्कशन होगी उस बारे में, बात होगी, तो हमेशा उसके लिए एक बेहतर डिसीजन सामने आएगा। हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है, मरीज़ों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो मुआलिज से खुल के बात करें अपने कैंसर के मुतालिक, समझें इस चीज़ को, इसे कोई छूत की बीमारी ना समझें, इसे कोई आमतौर पर लोग समझते हैं किसी की बद्दुआ है, इसे बद्दुआ मत समझें। ये एक मर्ज़ है, जिस तरह डायबिटीज़ है, जिस तरह ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन है, कैंसर भी इसी तरह का मर्ज़ है। और अगर इसका बाज़ाब्ता इलाज कर लिया जाए तो ये क्योर हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है, और आप एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आगे ज़िंदगी में जा। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर नासिर, डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि सर्वाइवर को कुछ अरसे तक दिखाना ज़रूर पड़ता है, सर्विलेंस पे आना पड़ता है, लेकिन चंद सालों बाद हम आपको कहते हैं कि आप आम लोगों की तरह हैं, आप क्योर हो चुके हैं और बवक्त ज़रूरत ही दिखाएं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा इस डिस्कशन से, बहुत लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। और ये इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट डिस्कशन था। हर साल हम स्क्रीनिंग के मुतालिक बहुत बात करते थे, इस साल हमने कहा कि चलिए इस जर्नी के बारे में बात करें। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो हम सब बहुत बिजी होते हैं अपने क्लिनिक स्केड्यूल्स में, और वहाँ से निकल के इस चीज़ को करना, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, आगाही प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं ताकि आम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच अगैन। Thank you for having us. Thank you.